तो वीडियो थोड़ा सा क्लोज हो गई थी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं यहीं से। अ, जो गरीबी का निर्धारण हम लोग बात कर रहे थे, गरीबी के निर्धारण की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा कार्य समूह जो 1962 में एक कमेटी गठित की गई थी, इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो गरीबी के निर्धारण की अगर इतिहास की बात करें, अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें यानी कि हिस्ट्री की बात करें, तो आप समझोगे कि जो सबसे पहला प्रयास किया गया था ना भारत में, तो जो भारत में प्रयास किया गया इंडिया में, वो सबसे पहला प्रयास किसका था? तो आपने एक नाम सुना होगा, दादा भाई नौरोजी का। ठीक है, इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था इसके मापन के लिए, इसके निर्धारण के लिए। उन्होंने बताया भी था कि किस तरीके से इन्होंने जैसे एक बुक लिखी थी जो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ, इन्होंने ये बुक लिखी थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने बताया था कि 20 रुपये के आसपास इन्होंने बताया था कि इतना जो इनकम है उसके हिसाब से इन्होंने बताया था कि किस तरीके से गरीबी का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, सबसे पहला प्रयास इन्होंने किया था। और ड्रेन थ्योरी की बात जब आती है तो धन निकासी का जो सिद्धांत है वहाँ भी आपको ये देखने को मिलेंगे ये नाम। ठीक है, इसके बाद आप समझोगे कि जो एक पहले जो कमेटी बनाई गई वो कार्य समूह 1962 में, और इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन जो दी, वो रिकमेंडेशन इनकी ये थी कि 1962 में जो निर्धारण किया गया था उसमें कहा गया था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा क्रमशः 20 रुपये और 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। ठीक है, यानी आप देखोगे कि दादा भाई नौरोजी भी 20 रुपये की बात कर चुके थे। ठीक है, और यहाँ पे जो 20 रुपये ग्रामीण के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए इन्होंने 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह जो है खर्च की बात की। ठीक है, तो लेकिन इसमें इसमें जो व्यय दिया गया था, इसमें व्यय को स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय को छोड़ दिया गया था। ठीक है, यानी कि इसको छोड़ करके ये व्यय की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि 1971 में 1971 में वीएन और एन रथ फॉर्मूला, जो इनका जो नाम है वीएम रथ जो है, इनका एक फार्मूला था जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 में वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने माप की थी। ठीक है, गरीबी निर्धारण की। और इन्होंने कहा था कि जो 2250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है वो व्यक्ति गरीब है। तो इन्होंने बताया था, दिया गया होगा इसमें, हाँ इसमें दिया है कि गरीबी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन जो 2250 कैलोरी प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक धनराशि है, अगर वो नहीं प्राप्त हो पा रही है तो क्या है, वो व्यक्ति गरीब है। ये इन्होंने इसको गरीब मान लिया। ठीक है, इसी क्रम में अगर आप देखेंगे आगे तो जो है वाई की अलग समिति, तो इसको अलग समिति के नाम से भी जाना गया। ठीक है, अलग समिति ये बताती है कि ग्रामीण क्षेत्र 49 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक और शहरी क्षेत्र 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक अगर व्यय नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, वो व्यक्ति गरीब होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग कमेटी बनाएगी, इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग रिकमेंडेशन दी, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अलग समिति आप देखेंगे कि 1979 में बनी, 1979 में बनी, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन्होंने कहा कि 49 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय नहीं हो पा रहा है, और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक खर्च नहीं हो पा रहा है, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, गरीब है। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखेंगे आप लकड़वाला समिति जो 1993 में बनी। लकड़वाला समिति की अगर बात करें तो इसमें कहा गया था, इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई थी। इस समिति में जो कहा गया वो ये कहा गया था कि जो प्रत्येक राज्य है ना, इनके लिए एक अलग अलग गरीबी रेखा का होना। यानी कि आप सोचिएगा, इन्होंने कहा कि राज्यों की स्थिति क्या है, अलग अलग है, और इनका मानना ये था कि जब राज्यों की स्थिति अलग अलग है तो हर एक राज्य के लिए गरीबी रेखा सेम कैसे हो सकती है, इनका मानना ये था। और बात थोड़ी बहुत मुझे भी कायदे की लगती है कि अब जैसे पहाड़ी राज्य हैं, ठीक है, जो समतल राज्य है, अब इनमें आप देखोगे काफ़ी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो क्या हम एक राज्य मतलब एक ही सीमा को हर चीज़ में हर राज्य में अपना सकते हैं? विविधताओं को लेकर के हमारी जो चीज़ें हैं, क्या हम एक
पैमाने से माप सकते हैं इसको। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ठीक करने का प्रयास किया गया। लेकिन अगर देखिए आप तो ग्रामीण क्षेत्रों में 205 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय, ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में 281 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय, ठीक है। अब अगर इतना नहीं कर पा रहा है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, गरीब मान लिया जाएगा, ठीक है। इनकी रिकमेंडेशन थी लगभग वाला समिति की। ये जो बेसिक रूप से जो समिति बनी थी वो शायद 1989 में बनी थी, इसकी रिकमेंडेशन 1993 में आई, ठीक है। और इन्होंने जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव भी दिया था इन्होंने गरीबी मापन के लिए। इन्होंने कहा था कि सीपीआई के आधार पर इसको मापा जाए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर मापा जाए। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को सभी को ये सीपीआई के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता है आपको तो आप इन्फ्लेशन वाला टॉपिक में कवर कर लेंगे ये, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो उपभोक्ता सूचकांक है उसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो अगला जो है हमारा वो सुरेश तेंदुलकर समिति थी, जो कि 2004 में गठित की गई थी और 2009 में इसमें रिकमेंडेशन आई थी इसकी। तो सुरेश तेंदुलकर जो समिति है आपकी, इस समिति ने कहा था कि कैलोरी के स्थान पर इनका मानना था कि कैलोरी जो हम बता रहे थे कि 2450 जो 2250 कैलोरी था, अब इस कैलोरी के जो स्थान पर क्या किया जाए कि प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार बनाया जाए, मासिक उपभोग व्यय, ठीक है। और वहीं शहरी क्षेत्रों में जो है इसकी बात कही गई कि 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह यानी 33 रुपये प्रतिदिन, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये प्रति माह यानी 27 रुपये प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले लोग क्या हैं, गरीब हैं। तो ये सुरेश तेंदुलकर समिति का ये रिकमेंडेशन था और इसमें इस तरीके से बातें कही गई थी। चलिए अगली कमेटी के बारे में समझते हैं। तो ये सी रंगराजन समिति थी 2012 में। और देखिएगा यहाँ पे जो सुरेश तेंदुलकर समिति आई थी, लोग प्लेट लेके बाहर आ गए थे। लोग कह रहे थे कि जो है 33 रुपये में हमको खाना लेकर दिखाओ, 27 रुपये हमको खाना देकर दिखाओ। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती रही हैं, ये सब राजनीतिक बातें हैं। अब सी रंगराजन समिति 2012 में जो इसकी रिकमेंडेशन जो आई, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कहा गया कि 1460 रुपये, अब देखिए बढ़ाया जाएगा तो शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये, ठीक है। और जो यानी कि जो प्रति व्यक्ति प्रति माह की बात करें तो 47 रुपये प्रतिदिन, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह यानी 32 रुपये प्रतिदिन के से कम खर्च करने वाले लोग क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। और भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के अंतर्गत उसके रिकमेंडेशन के अंतर्गत आ गई थी, ठीक है। ये बहुत बड़े डेटा कलेक्ट होते हैं, मतलब एक चेंज होता है, अगर थोड़ी सी चीज़ें इसमें चेंज की जाएं तो उस तरीके से चीज़ें वो देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे, जैसे यहाँ पूछा गया है कि भारत में गरीबी रेखा के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है। अब आप आंसर कमेंट में करिएगा मुझे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसी तरीके से 2023 में आपको दिख रहा होगा कि प्रश्न पूछा गया है, और वो प्रश्न पूछा गया कि मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में गरीबी के परिकलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, कौन सी कमेटी थी। कमेंट करिए तेजी से, आंसर क्या होगा इसका। चलिए इसका आंसर है तेंदुलकर समिति, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करेंगे, देखते हैं कौन आंसर इसका सही करता है। कमेंट करिए हमें तेजी से। चलिए इसका आंसर होगा दोनों सही है, ठीक है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसीलिए 2015 पूछा गया था। देखते हैं इसका आंसर कौन सही करता है, कमेंट करिए तेजी से। चलिए इसका आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है।
लकड़ वाला समिति। अब हम बढ़ते हैं हेड काउंट रेशियो की तरफ, HCR की तरफ। देखिए ये हेड काउंट रेशियो कैसे निकाला जाता है इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हेड काउंट रेशियो है, तो हेड काउंट रेशियो बराबर जैसे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी BPL, इनकी जो सदस्य संख्या है बटे जो टोटल पॉपुलेशन है यानी कि कुल जनसंख्या है गुणा 100 से इसको ये फॉर्मेट से निकाला जाता है, तो हमारा हेड काउंट रेशियो निकल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक हेडिंग दिया गया है कि गरीबी उन्मूलन से ज़्यादा जटिल है गरीबी रेखा का निर्धारण करना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तय करना कि गरीबी क्या है, उससे पहले ये तय करना जरूरी है कि गरीब कौन है। ठीक है, तो गरीबी रेखा का निर्धारण करना, आपने देखा होगा कि अलग अलग जो है समितियां बनी, ठीक है, और उन्होंने अपनी अलग अलग रिकमेंडेशन दी और उस रिकमेंडेशन के आधार पे जो वर्तमान की अभी जो समिति है श्रीरंगराजन समिति, ठीक है, उसको फॉलो किया जा रहा है। अब गरीबी मापन के जो आधार हैं, जो वर्गीकरण है, जैसे निरपेक्ष गरीबी, इसके बारे में हमने समझ लिया। तो क्या समझा आपने निरपेक्ष गरीबी के बारे में? तो ये समझा कि अगर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है, अगर इनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो क्या है, वो व्यक्ति निरपेक्ष गरीब है, यानी कि वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। क्या है, वो गरीब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बहुआयामी गरीबी की तरफ, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की तरफ। और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, इसको समझेंगे तो आप देखोगे कि हर डायमेंशन की कोशिश की जाती है जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जैसे लोगों के पास जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो हैं ही, उसके साथ जैसे शिक्षा की कमी है, शिक्षा नहीं है उसको, अच्छी हेल्थ नहीं यानी कि स्वास्थ्य नहीं है उसका, ठीक है, या फिर जैसे अकाउंट नहीं है, महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, ठीक है, जैसे मातृत्व सुरक्षा की बात की जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जब रखी जाएंगी तब वो कई डायमेंशन पे चीजें हो जाएंगी, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशन बोलते हैं, जो है बहुआयामी गरीबी बोला जाता है। तो ये क्या है, ये एक गरीबी का व्यापक दृष्टिकोण है। क्या है ये, एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसमें 3 आयामों को जो है जिसके जो 3 पहलू हैं उस पर मुख्यतः ये आधारित है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। अब व्यक्ति केवल आर्थिक नहीं बल्कि गरिमा में पहलू पर अधिक ध्यान देना होगा इस पे, तो वो मल्टी डायमेंशन की तरफ बढ़ा जाएगा। तो इसी को अगर देखें तो 2010 में UNDP और OPHI द्वारा विकसित बहुआयामी गरीबी एक सूचकांक लाया गया और इससे ये जो है ज्ञात किया जाता है। ठीक है, OPHI, ठीक है, OPHI की अगर बात की जाए तो OPHI क्या है, ये एक ऑक्सफोर्ड, जो आपका ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, एक संस्था के रूप में ये काम करता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि UNDP और OPHI मिलकर के
ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करने का प्रयास करते हैं, यानी कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये पूछा भी जाता है कि कौन जारी करता है, तो OPHI संगठन और UNDP मिलकर के इसको जारी करते हैं। ठीक है, अब इसमें 122 विकासशील देशों का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है, और इसके 3 आयाम और 10 सूचकांकों पर ये ज्ञात है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें जो भारत में, अगर इंडिया की बात करते हैं इसमें, तो इंडिया क्या करता है, इंडिया नीति आयोग द्वारा, किसके, नीति आयोग द्वारा, और इसमें 3 आयाम और 12 सूचकांक हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 2 सूचकांक इसमें प्लस हो जाते हैं। अभी पता चल जाएगा कि कौन कौन से इसमें प्लस किए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या है 10 इंडिकेट इसमें, तो जो 3 आयाम है, 3 जो डायमेंशन है इसके, वो पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर। ठीक है, तो अगर हेल्थ की बात करें तो जो न्यूट्रिशन है उसकी बात की जाएगी। अगर हमने मान के चलते हैं कि आपने रोटी दे दी, ठीक है, और रोटी जब दे दी तो क्या जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कैलोरी है, क्या वो फुलफिल हो पा रही है आपकी, क्या उतनी जितनी डिमांड है लोगों के लिए, जितनी पॉपुलेशन के लिए डिमांड है, क्या उतनी फुलफिल हो पा रही है। जैसे आप 2450 2250 कैलोरी की बात कर रहे हैं, तो अगर उतनी कैपेसिटी जो लोगों के लिए डिमांडेबल है, जितनी ज़रूरत है, क्या उतनी पूरी हो पा रही है, तो न्यूट्रिशन की बात की जाएगी हेल्थ के लिए। अगर इतना नहीं मिल पा रहा है तो क्या वो हेल्थ से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा वो व्यक्ति, यानी कि वो आप देखोगे कि कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, क्या वो चीज़ें पूरी हो पा रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप हेल्थ के बारे में देखते हैं, ये पहला डायमेंशन है आपका। दूसरा है एजुकेशन पे, तो एजुकेशन पे आप देखेंगे तो जो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, यानी कि आप देखोगे कि कोई 5 तक पढ़ के छोड़ देता है, कोई 10 तक पढ़ छोड़ देता है, कोई 12th करके छोड़ देता है, कोई ग्रेजुएशन के बाद छोड़ देता है। तो इस तरीके से जो चीज़ों को देखा जाता है, यानी कि स्कूल अटेंडेंस की बात की जाएगी, यानी एजुकेशन के पूरे उस जो सिस्टम पे बात की जाएगी, एजुकेशन की तरफ बात की जाएगी। ठीक है, तीसरा जो डायमेंशन है इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप देखोगे कि इसकी जो 6 पहलू हैं, ठीक है, और इन पे चीज़ें देखी जाती हैं। तो जो कुकिंग फ्यूल होता है, क्या उस पर बात हो रही है, क्या जो सैनिटेशन है उसकी बात हो रही है, ड्रिंकिंग वाटर की बात होगी, इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, हाउसिंग की बात होगी, और एसेट्स की बात होगी। तो इस तरीके से ये 3 डायमेंशन है, और 3 डायमेंशन के बाद जो 10 इंडिकेटर इसमें काम करते हैं, और ये ही आपका क्या कहलाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहलाता है। अगर इन चीज़ों की आवश्यकता या जो है पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल गरीब हो जाएगा। ठीक है, बहुआयामी गरीबी का शिकार हो जाएगा। अब देखोगे कि ये सारी चीज़ें आपकी जो SDG है, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो बात करते हैं, जो ग्रोथ की, यानी कि सतत विकास की जब बात करते हैं हम, तो आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखिएगा कि जो 17 डायमेंशन पे हम बात की, SDG की बात करते हैं, उसमें एक एक करके आप चीज़ें दी गई हैं। तो SDG जब मैं पढ़ाऊँगा, कंप्लीट कराऊँगा, तब आपको पता चल जाएगा कि किस जो SDG में कौन सी बात कही गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, SDG का ये जो है वेलबींग की बात की जा रही है, यहाँ पे SDG 3 की बात हो रही है। जीरो हंगर की बात करेंगे, SDG 2 की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से स्कूलिंग की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी तो SDG 4 में यहाँ पे दिया गया कि क्वालिटी एजुकेशन की बात होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो सस्टेनेबल यानी सतत विकास की तरफ अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये उसमें कितना जो इनिशिएटिव है, यानी कितनी इसकी पहुंच है वहाँ पे। ठीक है, स्कूलिंग अटेंडेंस की बात करेंगे तो SDG 4 की बात, यानी कि जो क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे सैनिटेशन की बात हो रही है तो SDG जो 6 है, यानी कि क्लीन वाटर की और सैनिटेशन की बात हो रही है उसमें। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो SDG 7 जो अफोर्डेबल जो है क्लीन एनर्जी की बात होती है SDG के। इसी तरीके से एसेट की बात कर रहे हैं तो SDG 1 में नो पॉवर्टी की बात हो रही है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अब यहाँ पे आपका जो प्रश्न है, देखो 2012 में ये पूछा गया था आपसे कि UNDP के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। अब आपको आंसर यहाँ पे करना होगा। क्या है आंसर इसका, तेजी से कमेंट करेंगे, देख तो लिया ही होगा आपने, है ना।
हमने कोई ऐसी चीज इसमें बताई है आपको कि बजट घाटे की मात्रा, जीडीपी की विकास दर, कुछ ऐसा बोला है आपसे? नहीं ना। क्या राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति की बात कही गई है, क्रय क्षमता की बात कही, क्षमता की बात कही गई है? तो आप देखोगे पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और संपत्ति जैसी सेवाओं से वंचन की बात हो रही है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी केवल एक सही है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। तो 112 देशों में 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग यानी 18.3% तीव्र बहुआयामी निर्धनता से ग्रसित हैं। यानी कि एक आंकड़ा दिया गया है यहाँ पे और ये बता रहा है कि 112 जो विकासशील देश हैं उसमें जो है 18.3% लोग तीव्र बहुआयामी निर्धनता से ग्रसित हैं। ठीक है, और निर्धनता में रहने वाले सबसे अधिक लोगों वाले 5 देश जो दिए गए हैं, यानी 234 बिलियन जो भारत में हैं, 234 सबसे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है ये। ठीक है, पाकिस्तान में अगर देखो 93 बिलियन है, इथोपिया में अगर देखें तो 86 मिलियन लोग हैं, और नाइजीरिया में 74 मिलियन, और कांगो में जो है 66 मिलियन है, 66 मिलियन लोग यहाँ पे बहुआयामी गरीबी के दुष्चक्र में हैं। तो 5 ऐसे जो देश हैं जो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा उसमें तीव्र बहुआयामी गरीबी में देखे जा सकते हैं। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया और कांगो लोकतंत्र गणराज्य। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अगर बात करें तो आप देखोगे कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की तर्ज पर ये दिया गया है और नीति आयोग के द्वारा ये भारत में जारी किया जाता है। ठीक है, यह सूचकांक मूलतः वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के विश्लेषण पर आधारित है, किंतु नीति आयोग द्वारा जारी इस सूचकांक में 10 के बजाय 12 संकेतक इसमें दिए गए हैं। जो 2 अतिरिक्त संकेतक हैं वो हैं आपका बैंक अकाउंट, और दूसरा जो दिया गया है वो है मातृत्व स्वास्थ्य की बात की गई है। ठीक है, यानी लोगों के अकाउंट की बात कही गई और मातृत्व स्वास्थ्य की बात कही गई है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जब हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ में जो मैटरनिटी हेल्थ है उसको तीसरा डायमेंशन इसमें जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 1/2 था, अब वो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यानी कि एक डायमेंशन इसमें हमने जोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखेंगे तो बैंक अकाउंट, लोगों के पास बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, ये मानना है कि बैंक अकाउंट भारत में लोगों के पास होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। यही दोनों चीज़ आपका नीति आयोग क्या करता है, प्लस कर देता है, इसलिए 12 जो है संकेतक हो जाते हैं, इंडिकेट हो जाते हैं। ठीक है, ये सब डेटा दिया गया है। अब 2023 में देखिए प्रश्न यहाँ पे आया है क्या प्रश्न है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि जो पॉवर्टी इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सम्मिलित है, पूछा गया है आपसे। तो स्कूली शिक्षा के वर्ष, साक्षरता दर, आयु, संभावित प्रति व्यक्ति आय, किस किस की बात कही गई है? आंसर करिए तेजी से, क्या आंसर होना चाहिए इसका? आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। चलिए आंसर आपका ये हो जाएगा, स्कूली शिक्षा के वर्ष की बात कही गई है। सेकंड वाला आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या साक्षरता दर की बात कही हमने, क्या संभाविता आयु की संभाविता की बात कही हमने, क्या प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं हम इसमें? नहीं कर रहे हैं। तो किसकी बात हो रही है? स्कूली शिक्षा के वर्ष की बात हो रही है, ईयर ऑफ लिविंग स्कूलिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, बस ये है कि आपको थोड़ी समझने की जरूरत होगी। चलिए अगर इस इंडेक्स की बात कर रहे थे तो इसमें कहा गया है कि औपचारिक रूप से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस सूचकांक को प्रतिवर्ष जारी किया जाएगा अथवा हर 2 वर्ष बाद इसको जारी किया जाएगा। कोई औपचारिक रूप नहीं है इसका, लेकिन हर 2 वर्ष बाद इसको जारी किया जाता है, क्योंकि पहला संस्करण 2021 में जारी किया गया था, जबकि दूसरा संस्करण 2023 में जारी किया गया है। ठीक है, इसलिए हम ये मान ले रहे हैं कि 2 वर्ष बाद इसको लाया जा रहा है, लेकिन हर वर्ष जारी होगा, ये ऐसा कोई स्पष्टीकरण इसमें नहीं है। राष्ट्रीय जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 है, इसके देखें तो क्या कहता है ये कि जून 2023 में नीति आयोग द्वारा संस्करण जारी किया गया। ये याद रखिएगा, भारत में कौन जारी कर रहा है? नीति आयोग। ठीक है, और अगर वैश्विक लेवल पर देखें तो OPHI और UNDP, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब यह दूसरा संस्करण राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
फाइव यानी कि 2019-21 के आधार पर तैयार किया गया, 5 साल के उसके अंतराल पर तैयार किया गया, ये 5 साल के उसको डेटा कलेक्ट किया गया। इसमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 निम्नलिखित आधारों पर भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का आकलन करता है ये, ठीक है। ये सब नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसमें जो मुख्य पहलुओं की बात की गई, मुख्य तथ्यों की बात की गई, तो आप देखोगे प्रजनन क्षमता, शिशु और बाल मृत्यु दर की बात कही गई, परिवार नियोजन की प्रथा की बात कही गई, मातृत्व एवं जो शिशु स्वास्थ्य उसकी बात कही गई, प्रजनन स्वास्थ्य की बात कही गई, पोषण और एनीमिया की बात कही गई है, और स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग और गुणवत्ता जो है बात कही गई है इसमें, ठीक है। दो हजार जो 5-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी जो है मापन किया जा रहा है, और जो एक डिस्कशन पेपर है वो लागू किया गया है। तो जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा एक पत्र जारी किया जिसमें वर्ष 2005-6 से 2023 तक के आंकड़े इसमें दिए गए हैं। तो भारत में बहुआयामी गरीबी के संबंध में एक आकलन प्रस्तुत करना है इसका, ठीक है। क्या है आकलन? अंतिम जो आंकड़े देखें इसके, तो वर्ष 2023 तक बहुआयामी गरीबी में 17.89% की गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। और लगभग 13.5 करोड़ बहुआयामी गरीबी से लोग बाहर आ चुके हैं। ये आंकड़े हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी में सबसे तेज गिरावट आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, शहरी दे देगा एक तरफ और दूसरी तरफ दे देगा ग्रामीण, ठीक है। तो आपको चूज करना होगा कि किसमें जो है बहुआयामी गरीबी में सबसे तेज गिरावट आई है। और अगर देखें तो अगर राज्यों के स्तर पर, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गिरावट इसमें दर्ज की गई है। इसके बाद क्रमशः बिहार है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, ठीक है। तो याद रखिएगा यूपी जो है यूपी पीएससी में यानी यूपी पीसीएस में भी ये प्रश्न आपके देखे जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ पे है तो आपका यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अगला डेटा है इसमें, वर्ष 2019-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी की तीव्रता 44.55% देखी जा सकती है, ठीक है। और वर्ष 2019-21 में शहरी क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी तीव्रता जो है 43.10% देखी जा सकती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात कहें और शहरी क्षेत्रों की बात कहें तो दोनों का डेटा आपको यहाँ पे दिया गया है। ये कुछ ओवरव्यू दिए गए हैं हेड काउंट रेशियो के, आपको 2019-21 में देखने को मिल रहा होगा। हेड काउंट रेशियो 14.96, ठीक है। और जो है 2015-16 में आपको यहाँ पे 24.85 देखने को मिल रहा होगा। वहीं एमपीआई आपको यहाँ पे दिया गया है, तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इतना थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू देख लीजिएगा। यहीं ईयर के हिसाब से रूरल और अर्बन का जो डेटा दिया गया है, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा बस, ठीक है। अब गरीबी का जो वर्गीकरण यानी मापन के आधार पर जो किया गया है, ठीक है, वो क्या है? तो हमने अभी तक आपसे इसकी बात की है, यानी कि निरपेक्ष गरीबी की बात कर ली है, ठीक है। और बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर ली है। अब तीसरा आपका बचा है सापेक्षिक गरीबी यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी इनइक्वालिटी की बात करेंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्या है सापेक्षिक गरीबी, किस तरीके से इसको देखा जाता है? बोर तो नहीं हो रहा ना? चलिए ठीक है। चलिए सापेक्ष गरीबी है ना, रिलेटिव पॉवर्टी की बात करें तो देखिएगा, जैसे जो आपकी निरपेक्ष गरीबी है, ठीक है, और या फिर मल्टी डायमेंशन है कि बहुआयामी गरीबी है, ये ज़्यादातर आपको या तो अल्प विकसित या फिर विकासशील, ठीक है, जो विकासशील देश हैं आपके वहाँ पे अधिकतर देखने को मिलती है। लेकिन जो सापेक्ष गरीबी है ना, ये सापेक्ष गरीबी आपको विकासशील और अल्प विकसित देशों में तो मिलेगी ही, लेकिन विकसित देशों में भी ये मिल सकती है, ठीक है। यानी कि जब रिलेटिव पॉवर्टी की बात करें तो लगभग सभी देशों में ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि विकसित और विकासशील सभी देशों में देखने को ये मिलती है। दूसरों की तुलना में वंचना या गरीबी की स्थिति ही क्या है? पॉवर्टी, यानी कि सापेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव पॉवर्टी है। यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं किसी से, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई एक व्यक्ति है वो 10,000 कमा रहा है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है वो 50,000 कमा रहा है,
कोई एक व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है, कोई एक व्यक्ति 1 करोड़ कमा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इसके एवज में ये गरीब हो जाएगा, इसके एवज में ये गरीब हो जाएगा, इसके एवज में ये गरीब हो जाएगा। तो ये क्या है, रिलेटिव जो है रिलेशन को दिखा रही है, गरीबी जो है बता रही है, यानी एक दूसरे के प्रति लोग क्या दिखाई दे रहे हैं आपको कि जो रिलेटिव पॉवर्टी दिख रही है, यानी कि सापेक्ष गरीबी दिखाई दे रही है। तो ये आपको हर किसी देश में देखने को मिल जाएगी। और ये गरीबी नहीं, इसको कुल मिलाकर के आप देखोगे कि ये जो असमानता को दर्शाती है, ये किसको दर्शाती है, असमानता को। आप देखो 1 करोड़ व्यक्ति कोई कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, किसी के पास इनकम ही नहीं है, कोई संसाधन ही नहीं है। तो क्या है, लोग असमानता के शिकार हैं, लोगों में असमानता फैली हुई है, ठीक है। और खास करके भारत जैसे देश में तो आपको एक काफ़ी हद तक दिखाई देगी, इनइक्वालिटी आपको भारत जैसे देश में तो काफ़ी हद तक दिखाई देगी। आगे यहाँ दिया गया कि यदि व्यक्ति के पास न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु न्यूनतम आय हो सकती है, लेकिन वह अन्य किसी की तुलना में कम विकल्प या कम संसाधन प्राप्त करता है, तो क्या हो जाएगा, वो सापेक्षिक गरीब कहलाएगा, ठीक है। अब असमानता एवं विकास की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी असमानता है ना, ये आपके देश के विकास में यानी कि ग्रोथ में या डेवलपमेंट में एक बाधा बन जाती है। जैसे अब मान लीजिए जो लोगों के पास संसाधन है, ठीक है, और किसी के पास संसाधनों की क्या होगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। और जब कमी है तो आप देखोगे वो अपना खुद का जो डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, ग्रोथ नहीं कर पाएगा, विकास अपना नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक देश के लिए ये काफ़ी एक भयावह स्थिति हो जाती है, और इसको ठीक करने के लिए, इसको सुधारने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। सरकारें इसके लिए वेलफेयरनेस की योजना लेकर के आती है, उनको संसाधन पहुंच बनाने का प्रयास करती है। तो इस तरीके से चीज़ें करने का प्रयास किया जाता है। और जब आप देखोगे कि जो असमानता जो है विकास को कैसे प्रभावित करती है, तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है कि जब असमानता अधिक होती है तो समाज के गरीब और वंचित वर्गों तक संसाधन की पहुँच जो है नहीं हो पाती है, जिससे उनका जीवन स्तर और शिक्षा का स्तर नीचे रह जाता है। अब सोचिए कि किसी व्यक्ति की शिक्षा पूरी नहीं हुई है, शिक्षा को प्राप्त ही नहीं किया है, तो क्या वो अच्छा रोजगार मिल पाएगा उसको, ठीक है। जब अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार की प्राप्ति नहीं होगी उसको, तो क्या वो अपने आप को विकसित कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब इस वजह से क्या होगा, उस पूरे देश का समग्र विकास क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, ठीक है। तो जो विकास है असमानता को कैसे प्रभावित करेगा, तो देख लेते हैं इसको भी। यदि विकास की प्रक्रिया सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाती तो वह असमानता को बढ़ा देती है, असमानता बढ़ जाएगी। जो कि क्या है, किसी व्यक्ति के पास संसाधनों की अपार वो है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक सामने अंबानी व्यक्ति है और एक सामने कोई जो है बुधाई टाइप का कोई व्यक्ति है, ठीक है। बुधाई इन द सेंस कोई ऐसा व्यक्ति जो गरीब है, उसके पास संसाधनों की कमी है ना, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, पूरी तरीके से गरीबी में एकदम जो है एंट्री है उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब केवल कुछ क्षेत्रों या वर्गों का विकास होते हुए समाज में गहरी एक खाई पैदा हो जाती है। आप देखिएगा कि एक तरफ एक व्यक्ति की अमीरता की, जो अमीर व्यक्ति है वो अमीर व्यक्ति और अमीर होता चला जाएगा, और जो गरीब व्यक्ति है वो और गरीब होता चला जाएगा। तो असमानता और भयानक रूप ले लेगी, यानी कि आपकी जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो क्या हो जाएगी, और बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। इस प्रकार असमानता और विकास आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इन दोनों को संतुलित करने से तरीके से संबंधित करना जरूरी है, ताकि सामाजिक और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो इनकी जो खाई है उसको भरना काफ़ी जरूरी है। अब यहाँ पे दिया गया है कि कुजनेट साहब कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। वो क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इनका मानना है कि जब कोई डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, जब विकासशील कोई देश इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, यानी कि जब कोई विकासशील देश की जो एक सीमा होती है बढ़ने की, यानी असमानता एक पॉइंट पर जाकर के स्टेब्लिश हो जाएगी, और यहीं से टर्निंग पॉइंट होता है। अब धीरे धीरे जो विकासशील देश है वो विकसित देश की तरफ बढ़ने लगेगा, तो उसकी असमानताएं क्या होंगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। यही कुजनेट साहब समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जो जीडीपी ग्रोथ है, यानी कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम है, आप देखोगे कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है। तो आप देखिए जीडीपी है,
ठीक है, उसमें जो टोटल पॉपुलेशन है उससे भाग दे दिया जाता है। अब देखिए इसमें एक व्यक्ति है जो 10,000 कमा रहा है और एक व्यक्ति है 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो सबकी जीडीपी में इनकम तो सबकी शामिल है इसमें। तो क्या पर कैपिटा इनकम आपको नहीं लगता कि जिसके पास उतनी इनकम नहीं उसका उतना दिखाई दे जाएगा? तो ये असमानता की चीज़ें हैं जो आप देखोगे कि एक समय के बाद जब डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड की तरफ बढ़ते हैं तब एक पीक पॉइंट के बाद असमानता धीरे धीरे क्या होती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही कहना चाहते हैं। तो देख लेते हैं इनकी क्या बात है। तो 60 के दशक में अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट द्वारा ये विकसित किया गया कुजनेट्स जो है कर्व है जो, ठीक है, जो वक्र है। अब इसको कुजनेट्स जो वक्र है इसका उपयोग परिकल्पना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कि आर्थिक विकास शुरू में अधिक असमानता की ओर ले जाता है। यानी कि जब आर्थिक विकास हो रहा है आपका, ठीक है, आर्थिक विकास जब हो रहा है तो ये क्या करेगा, असमानता को और बढ़ाता हुआ चला जाएगा। लेकिन एक पीक पॉइंट आएगा, वहाँ से लोग धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये असमानता धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही बताते हैं कि जिसके बाद असमानता में धीरे धीरे क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। यही आपका क्या है, कुजनेट कर्व है, यानी कुजनेट वक्र ये बताता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीज़ें और रह गई हैं, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपके लिए कि जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है कि एक लॉरेंज साहब हैं, लिख लीजिएगा आप लोग भी, लॉरेंज वक्र। ठीक है, ये क्या बताते हैं, ये बताने का काम करते हैं कि जो आय की अपर्याप्तता है ना उसके बारे में बताते हैं। तो ये पहले आप बना लीजिएगा, इसको मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे, इसको बनाइएगा। ठीक है, अब इन्होंने लॉरेंस साहब ने कहा कि हम मान लेते हैं कि एक सीधी रेखा खींच देते हैं जो हमारी क्या कहलाएगी, समता रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समता रेखा। ये भी कुछ और नहीं कर रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये सापेक्षिक गरीबी को बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं, ये सापेक्षिक गरीबी को बता रहे हैं, यानी कि असमानता की तरफ इंगित करेंगे। ये बताते हैं कि अगर हम देश में लोगों के पास जितने रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, अगर उसकी बात करें और लोगों के पास जो संसाधन की बात होती है, यानी कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन आपको बता रही है कि जो समता रेखा है इससे जितना दूरी होगी इस लाइन की, वो बता रही है कि उतनी ही असमानता हमारी बनी हुई है। यानी कि आप समझिएगा और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं कि एक सेकंड दीजिएगा ज़रा। ठीक है, चलिए, जैसे हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपकी इनकम है, यानी कि आय है। ठीक, यानी कि एक लाइन ड्रॉ हमारी ये समझा रही है कि लोगों की जनसंख्या, और एक लाइन ड्रॉ हमको क्या समझा रही है कि जो इनकम है। अब जैसे मान लेते हैं, कुछ पॉइंट बनाते हैं हम लोग कि 10%, 20%, 30%, 40%, ठीक है, 50%, इस तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं 10%, ठीक है। उसके बाद तो इनका मानना यह है कि 45 डिग्री पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, 45 डिग्री पे हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसको और बेहतर कर लेते हैं, 45 डिग्री पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जितने लोग हैं उतने ही लोगों को क्या होनी चाहिए, इनकम का हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये लाइन ये बता रही है हमको कि जितने लोग हैं उतनी ही क्या है, इनकम है। अब जैसे 30% लोग हैं तो 30% जनसंख्या क्या होनी चाहिए, इसके पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसका। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, तो ये जो आय की असमानता है ये आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ से आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि हमारे जो 10% लोग हैं, इन 10% यानी इतनी बड़ी जनसंख्या को केवल 3%, 2% या 5% के हिसाब से यहाँ पे इनकम यानी कि संसाधन मिल पा रहे हैं। यानी कि एक बड़ी जनसंख्या 10%, लेकिन उनके पास इनकम
का जो स्रोत है वो क्या है, केवल 2% 3% या 5% के आसपास देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब 20% जनसंख्या है, तो आप देख लीजिए 20% जनसंख्या, यहाँ पे पॉइंट बना दीजिएगा। तो 20% जनसंख्या अभी भी 10% वो लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 30% जनसंख्या देख लीजिएगा आप, 30% जनसंख्या का जो आधार बन रहा है आपका कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो ये असमानता को बता रही है, इसी को बोलते हैं लॉरेंज वक्र। क्या बोलते हैं, लॉरेंज वक्र। ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। मैं यहाँ पे दूसरा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये लाइन जितनी भी दूर होगी उतनी ही असमानता को ये बता रही होगी। ठीक है, अब ये जो लॉरेंज वक्र है, यानी कि जो लॉरेंज कर्व है, इसको क्या किया गया कि लॉरेंज जो एक मैक्स ओ लॉरेंज नाम था इनका, क्या नाम था, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, मैक्स ओ लॉरेंज। ठीक है, इन्होंने 1905 में, कब, 1905 ईस्वी में इसको क्या किया गया, इसको जो है विकसित किया लॉरेंज वक्र को। और वहीं एक और दूसरा वक्र है, इसको बना लीजिएगा पहले, तब मैं उसको डिस्कस करता हूं। आप लोग वीडियो रोक करके इसको बना लीजिएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं इसमें। चलिए, अब आगे हम लोग समझते हैं गिनी गुणांक को। किसको, गिनी साहब को। तो जो गिनी गुणांक हैं आपके, जो गिनी साहब हैं, ये क्या समझाते हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं। ये इसी उसको फॉर्मेट को और एरिया वाइज निकालने का प्रयास करते हैं। आइए कैसे निकालते हैं समझाते हैं। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको, है ना, सेम वही आपका जो ड्रॉ होगा। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर था ही। उसके बाद हमने एक लाइन और ड्रॉ की थी इसमें असमानता को दर्शाते हुए। अब ये तो जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में ये लाइन जो है सेम हो सकता है कि ये अलग अलग रूप से आपको देखने को मिल जाए। जैसे मान लीजिए तो ये कंट्री ए है, ठीक है, और ये कंट्री बी है। अब आपको दिख रहा होगा कि एक और बना देते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। तो ये असमानता को दर्शा रही है, यानी कि ये बता रही है आपकी लाइन कि हम, जैसे ये आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी कि ये लाइन जितनी दूर जा रही है उतनी ही असमानता यहाँ पे दर्शाई जा रही है। अब गिनी गुणांक एक्चुअली करते क्या हैं कि ये जो क्या बोलते हैं आपके जो लॉरेंज वक्र है या लॉरेंज कर्व है, इसी का जो है गणितीय रूप है ये गिनी गुणांक। ये इस एरिया को दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मान लिया कि ये जो लाइन है इसको आदर्श रेखा जो माना था, और यहाँ से इन्होंने इनको एक एरिया मान लिया है। अब इस एरिया को निकालने का प्रयास करेंगे। तो बाकी की लाइन में यहाँ पे थोड़ा सा हटाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझा सकूँ। ठीक है, चलिए अब ये क्या करेंगे कि इस एरिया को मान लीजिएगा, एक सेकंड बस। इन्होंने क्या किया है कि इस एरिया को x मान लेंगे ये, और इस एरिया को y मान लेंगे।
ठीक है, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे और y मान लेंगे। ठीक है, तो गिनी गुणांक आप कह सकते हैं गिनी गुणांक बराबर x अपॉन x प्लस वाई, यानी कि जो कंट्री है यानी कि जो देश है इसका एरिया लिया जाएगा और टोटल एरिया ये लिया जाएगा, यानी कि ये जो कंट्री है इसका एरिया ले लिया गया है और उसके बाद जो टोटल एरिया है, ठीक है, यानी कि जो टोटल एरिया है इस एरिया को लिया जाएगा और इसको निकालने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, है ना। तो सही से बनाते हैं, आपको लग रहा होगा कि सब मिक्स हो गया है ना। चलिए तो फिर से ड्रॉ कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये थी आपकी आदर्श रेखा। ठीक है, अब ये हमने कंट्री बनाई थी आपकी, है ना। अब इसको गिनी गुणांक क्या कह रहे हैं कि इसको x मान लिया, ठीक है, कंट्री ए मान लेते हैं इसको, तो x अपॉन x प्लस वाई, और इसको क्या मान लिया, y मान लिया। अब जैसे मान लीजिए कि इस एरिया को मैं एग्जांपल तौर पर समझ लेता हूँ कि ये 10% का एरिया है, यानी कि, और ये बाकी जो टोटल एरिया है वो कितना है, 100% है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी कि x और प्लस वाई जो कितना है ये 100 हो जाएगा। तो आप इससे निकालेंगे तो 0.1 की जो है वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये आपकी असमानता को बता रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक दूसरी कंट्री है उसमें असमानता ज़्यादा है कुछ इस प्रकार से। अब ये जो एरिया है ये 10% हमने बताया था, अब इस एरिया में आपने देखा कि मान लीजिए 30% एरिया हो गया ये टोटल। ठीक है, ये जो एरिया हो गया है वो 30% एरिया हो गया, तो 30 अपॉन 100 तो बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 0.3, यानी कि वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, उतना ही जो असमानता को क्या करेगा, दर्शा रहा है। इसी प्रकार से आप इसको निकालते हैं, और जो गिनी गुणांक होता है ये 0 से 1 के बीच में निकल के आता है। ठीक है, अब ये जो गिनी गुणांक है इस गिनी गुणांक को समझें तो गिनी गुणांक को 1912 में, ये पॉइंट से आप लिख लीजिएगा, 1912 ईस्वी में क्या हुआ, विकसित किया। किसने किया, कोरेडो, लिख लीजिएगा, कोरेडो गिनी साहब, कोरेडो गिनी, जो कि कहाँ के थे, ये इटली के थे ये। ठीक है, इटली के थे, इन्होंने इसको विकसित किया। तो ये गरीबी के कुछ पॉइंट्स थे, मैंने आपको जो आई होप फुली मैं समझा पाया हूँ आपको। ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो हमने जो है कई डायमेंशन पे बात की आज, जैसे कि सापेक्ष गरीबी देखी, निरपेक्ष गरीबी देखी, बहुआयामी गरीबी देखी, और उनके कुछ तथ्यों को भी बात किया। ठीक है, जैसे कुछ तथ्य और मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1-2 पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं भी किसी उसमें मिल जाएंगे, जैसे लूसेंट वगैरह जैसे उसमें पुस्तक में मिल जाते हैं। जैसे जो अगर निर्धनता अनुपात की बात की जाए राज्यों की, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ जो ऐसा राज्य है जो इस अनुपात में निर्धनता, सर्वाधिक निर्धनता अनुपात में छत्तीसगढ़ जो है पाया जाता है। ठीक है, और अगर यहीं पे देखें तो इसकी जनसंख्या जो निर्धनता रेखा से नीचे है लगभग 39.93% लोग जो है क्या हैं, निर्धनता रेखा से नीचे हैं। लेकिन अगर वहीं दूसरा बात करें कि सबसे ज़्यादा निर्धनता अनुपात, तो यहाँ इस राज्य में गोवा आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें अगर निर्धनता की बात की जाए तो 5.09% क्या है, जो है गरीबी निर्धनता रेखा से नीचे है। और केरल जो है आपका, केरल क्या है, तो ये केरल 7.05% यहाँ पे निर्धनता रेखा इसकी देखी जा सकती है। तो ये कुछ तथ्य जो मैं आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है गरीबी के बारे में समझ में आया होगा। आई होप अच्छे से समझ पाए होंगे चीज़ों को। ठीक है, इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, और प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखा करिए। आप लोग करते क्या है कि थोड़ा सा देखा और फिर उसके बाद छोड़ दिया, ऐसे चीज़ें नहीं होंगी।
मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि अगर आप अपने लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपना क्लास बदलना चाहते हैं, अपनी स्थिति परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, ये जो आप टॉपिक आज आपने पढ़ा गरीबी, इसके दुष्चक्र को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उस जोन से बाहर आना पड़ेगा। बस एक यही बात, मेरी बात मानिएगा, वरना चीज़ें आपके लिए कितनी क्रूशियल हो जाएंगी अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आने वाले समय में आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। एक शेर याद आ गया मुझे, मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि हम आनन फानन में फैसले कर लेते हैं, लेकिन फिर उस पर आगे चल नहीं पाते। तो उसमें है कि हमारे फैसले ही हमको अक्सर मार जाते हैं, है ना। जो ना समझे ना समझ के जो फैसले लिए जाते हैं, तो फिर आपको ज़िंदगी भर रुलाते हैं वो, ठीक है। न यहाँ का रहने देते हैं, ना वहाँ का रहने देते हैं। तो सुनिएगा कि हमारे फैसले ही हमको अक्सर मार जाते हैं, जहाँ पर जीत ना हो वहीं पर हार जाते हैं, ठीक है। ये केसर बाजवादी जी का जो है एक वो था, कथन था, मतलब शायरी थी जो मैंने आपको सुनाई। तो इससे कुछ सीखिएगा और थोड़ा मेहनत करना सीखिए, ठीक है। चीज़ों को अच्छे तरीके से करिए, कोशिश करिए कि 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक वो चीज़ें आपके जहन में ना आए तब तक उसको करने का प्रयास करिए। देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मैं यहीं पे आज का ज्ञान ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी अगली क्लास में आपसे। तब तक के लिए आप सभी को बाय और सभी को धन्यवाद, ठीक है। पढ़ते रहिए मन लगा करके।